आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत है। भौतिक जगत फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। कल इसका लेक्चर 1 अपलोड हुआ था। आज मैंने सुबह में इसका नोट्स डाल दिया और आशा है कि आप नोट्स बना लिए होंगे। अब आगे इस नोट्स में जो भी पॉइंट्स मैंने डाले हैं उन सबको आपको यहाँ समझा देता हूँ। अच्छा से समझ लीजिए। नोट्स बना लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे तो फिर से उसको क्या कीजिएगा कि नोट्स बना लीजिएगा अगर नहीं बनाए होंगे तो। ठीक है, बनाए देखिए कल हम कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, फिर हम कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है, जिस या जानना, ठीक है, दोनों होता है। भाषा मैंने बताया। फिर फिजिक्स पर हमने बात किया, विज्ञान के बात किया कि दो शाखाएं हैं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति। उसके आगे मैंने बताया फिजिक्स में हम लोग प्रकृति और उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं या होती हैं उनका अध्ययन हम लोग करते हैं। ये चीज़ हमने सीखा, समझा। फिर मैंने बताया आपको फिजिक्स की शाखाएं। तो ऐसे तो फिजिक्स की शाखाएं 8 हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम दो भागों में बांटते हैं फिजिक्स को। एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और एक को हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। फिर क्लासिकल फिजिक्स की कौन कौन सी शाखाएं हैं इसको मैंने बताया था, और मॉडर्न फिजिक्स की भी शाखाओं को हमने बताया था। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और जो समाज है, इसमें फिजिक्स का क्या योगदान है। ठीक है, देखिए आज का जो मनुष्य है वो एक तरह से तकनीकी मनुष्य है। ठीक है, सबसे पहला जो मनुष्य धरती पर आया वो पूरी तरह से शिकारी मनुष्य था। ठीक है, उसके बाद उसने डेवलप किया, कृषि की खोज की और कृषक मनुष्य बन गया। फिर कृषक मनुष्य से औद्योगिक मनुष्य बन गया। लेकिन आज के समय में जो मनुष्य है वो कौन सा मनुष्य है, वो है तकनीकी मनुष्य। क्योंकि जीवन के हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का आज प्रयोग हो रहा है। इवन आज हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से, ये भी कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी की देन है, टेक्नोलॉजी की देन है कि मोबाइल फ़ोन की सहायता से, टैब की सहायता से, अलग अलग माध्यम से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसी का देन है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी एवं समाज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें है रसायन विज्ञान के क्षेत्र। आप जानते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को के क्षेत्र में आप जानते हैं कि पदार्थों का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पदार्थों करते हैं जैसे हम परमाणु का अध्ययन करते हैं, अणु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अणु परमाणु हो गया, परमाणु की जो संरचना हो गई, जो परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उन सब पर क्या आवेश होता है, उनका द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए भौतिकी के सिद्धांतों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स का प्रयोग करके रसायन विज्ञान में उपयोग होने वाले जितने भी उपकरण हैं उनका विकास किया गया है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में परमाणु की त्रिज्या को मापने के लिए जो इकाई है एंगस्ट्रम, वो फिजिक्स की ही देन है। ठीक है, इसी तरह टेम्परेचर को मापने का जो थर्मामीटर बनता है वो भी भौतिक विज्ञानियों की ही देन है। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर हम फिजिक्स का प्रयोग नहीं करें तो रसायन विज्ञान में उपयोग होने वाले जो उपकरण हैं वो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में रसायन विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं उनको स्थापित करने में फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जीव विज्ञान के भी क्षेत्र में फिजिक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। कैसे, देखिए जीव विज्ञान में हम लोग क्या किसका अध्ययन करते हैं, जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो जीवधारियों का अध्ययन करने के लिए जैसे रोग की जांच करना है, तो रोग की जांच करने के लिए जो अल्ट्रासाउंड
मशीन बनाई गई है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीन बनाई गई है, चाहे एमआरआई मशीन बनाई गई है, ठीक है, या जितनी भी मशीनें हैं, या थर्मामीटर हो गया बुखार को मापने के लिए, ठीक है। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो जीव विज्ञानी है या डॉक्टर हैं, वो जितने प्रकार के यंत्रों का ही देन है, उन्हीं के द्वारा विकास किया गया। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत रोल है। खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान मतलब जिसमें हम लोग खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर, ग्रहों का, तारों का, नक्षत्रों का, ठीक है। तो खगोल विज्ञान में मुख्य अलग अलग प्रकार के टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सबको डेवलप करने में इसका जो भी जैसे आप, ठीक है, ठीक है, गैलीलियो ने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाया था, दूरबीन बनाया था, ठीक है। तो ये खगोल विज्ञान में टेलीस्कोप का प्रयोग होता है। तो ये जो किया गया है वो भौतिक विज्ञान फिजिसिस्ट के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। गणित के क्षेत्र में भी भौतिक महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। देखिए गणित जो होता है विज्ञान की भाषा कहलाता है, ठीक का रोल, और फिजिक्स के डेवलपमेंट में गणित का ये एक दूसरे के लगभग पूरक है। इसके अलावा संचार व्यवस्था के क्षेत्र, संचार व्यवस्था आप समझ रहे हैं, जैसे टेलीफोन के माध्यम से हम संचार स्थापित करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से के व्यवस्था में प्रकार के यंत्र यूज होते हैं, प्रयोग हो रहे हैं, वो सभी प्रयोग जो है विज्ञानियों की ही देन है। उन्हीं के द्वारा इन सभी यंत्रों का जो है विकास क्षेत्र में भी इसका योगदान है। और आप समझ ही रहे हैं कि आज के दौर में संचार व्यवस्था ने समाज को किस हद दिया है, ठीक है। आज शायद ही कोई मनुष्य होगा जो संचार के साधनों से लैस नहीं हो, ठीक है, या उससे अछूता हो, ठीक है। किसी न किसी रूप में सभी लोग जो है संचार व्यवस्था से, चाहे वो मोबाइल फोन हो, लैंडलाइन हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, तो ये संचार के जो भी साधन है, जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, सबका विकास भौतिकी की ही देन है, ठीक है। इसके मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो साधन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ट्रेन है, रेलवे, ट्रेन हो गया, ठीक है, पानी के जहाज हो गए, हवाई जहाज, चाहे ड्रोन हो गया, इस सब का भी विकास किसके करके अगर हम देखें तो व्यवस्था और परिवहन का समाज को एक क्रांतिकारी बदलाव देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूरे विश्व को एक ग्लोबल विलेज कहा जाए, क्यों? तो इसका रीजन यही है कि क्षेत्र में इतना ये विकास हुआ है कि पूरा विश्व जो है आपस में कनेक्टेड हो गया है, इसलिए विश्व को ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। से फिजिक्स जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और समाज का कोई भी क्षेत्र जो है, या प्राकृतिक विज्ञान की कोई भी ज्ञान जो है, फिजिक्स के प्रयोग के बिना अगर हम देखें तो अधूरा है। योगदान इसका बहुत ज्यादा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे राशि, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। राशि क्या होता है, तो जिसे हम संख्या में बदल दें। देखिए ऐसे तो राशि के कई अर्थ हैं, जैसे मनी को यानी रुपया पैसा को भी राशि बोला जाता है, ठीक है। ज्योतिष विज्ञान में भी आप राशि जानते होंगे, कुंडली जानते होंगे, हालांकि यहाँ पर ये वो अर्थ नहीं है। यहाँ राशि का अर्थ है ऐसी चीज जिसको में व्यक्त कर सके, ठीक है, जिसको भी संख्या में व्यक्त कर सके। जैसे टेम्परेचर, किसी वस्तु का तापमान 50 डिग्री है, जगह पर पड़ता है के द्वारा, या कि जो दबाव है या बल हो गया, या जनगणना हो गया। जनगणना में हम लोग क्या करते हैं, मनुष्यों की संख्या को गिनते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जिसको हम नंबर में दिखा सकते हैं उसको हम। अब राशि के प्रकार, तो राशि मुख्यतः दो प्रकार की है, एक है साधारण राशि और दूसरी है भौतिक राशि। तो साधारण जाती है, काउंट करते हैं, जैसे व्यक्तियों की संख्या, छात्रों की संख्या, जनसंख्या, ये सबको हम काउंट करते हैं, गिनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मशीन है, अब मशीन लगा करके उसको नाप लिया जाए,
ठीक है, कि कितना पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है। जिसको हम काउंट करते हैं वो कहलाती है ठीक है, जैसे आपके क्लास में कितने बेंच है, बेंचों की संख्या, ये साधारण राशि है। ठीक है, एक क्लास में मान लीजिए कि 50 लोग बैठे हैं, तो उनके पैरों की संख्या या सिरों की संख्या या हाथों की संख्या या उंगलियों की संख्या, ये सब साधारण राशि है। साधारण राशि काउंट की जाती है, सीधी बात है, साधारण राशि काउंट की जाती है। भौतिक राशि उसे कहेंगे जिसको हम लोग, वह राशि जिसको मापा जा सके उसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। हमको इसी पर फोकस करना है, इसको मापा जा सके। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की परिभाषा यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की राशि जिसको मापा जा सके, ठीक है, जिस राशि को उसको कहते हैं भौतिक राशि। ध्यान दीजिएगा कि भौतिक राशि को गिना नहीं, ठीक है, काउंट करके नहीं पता चलेगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बुखार, तो उसके शरीर का तापमान बढ़ा होगा, है ना, तो शरीर का तापमान बढ़ा होगा, तो वो तापमान कितना है उसको हम थर्मामीटर, ठीक है, तो जैसे तापमान हो गया शरीर का, वो क्या है, भौतिक राशि है। इसी तरह से किसी तार से कितनी विद्युत धारा जा रही है, ये भी एक भौतिक राशि है, क्योंकि उसको भी हम मापते हैं, लेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई भी राशि जिसे कहते हैं भौतिक राशि, तो यही परिभाषा है, वह राशि कहते हैं। और भी परिभाषा, जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। अब ये क्या बला है, इसको देखिए, आप न्यूटन का उस नियम मिला था, बल का सूत्र, F बराबर m में। ठीक है, ये फिजिक्स का एक रूल है, ठीक है, भौतिकी का एक नियम है, न्यूटन का दूसरा द्रव्यमान और त्वरण के पद में लिखा गया है। यही हम बोले हैं कि फिजिक्स के नियम को, द्रव्यमान भौतिक राशि, त्वरण भौतिक राशि है, और बल भी क्या है, भौतिक राशि है। यानी फिर देखते हैं तो उस फार्मूला में जितनी राशियां आती हैं उन सभी राशियों को भौतिक राशि, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में जाता है उसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। एक और परिभाषा है कि राशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग जो भी राशि के बारे में, मान के बारे में पढ़ते हैं, त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, चाल, वेग, संवेग, राशि के उदाहरण है। ठीक है, यह कुछ दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, बल, संवेग, ये सब भौतिक राशि है। ठीक है, ध्यान ये रखना है, 3 परिभाषा हमने बताया। एक परिभाषा है कि a quantity that can be measured is called physical quantity। ऐसी क्वांटिटी आप सकते हैं उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ध्यान, राशि को मापा जाता है, ठीक है, काउंट नहीं किया जाता, गिना नहीं जाता। ठीक, अब देखिए भौतिक जो है यहाँ पर 2 प्रकार, ठीक है, भौतिक राशि 2 प्रकार के हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं आधारी या मूल। ठीक है, आधारी या मूल भौतिक राशि। अब ये आधारी या मूल, मूल का मतलब वास्तविक, ओरिजिनल। ठीक है, जैसे पढ़े होंगे कि अंग्रेजी में जो 26 अक्षर हैं, वर्ण हैं, होते हैं, एक और एक होता है ववेल्स। कंसोनेंट में अंतर क्या है, तो ववेल्स वो है जिसके उच्चारण, ठीक है, जैसे ए अगर, तो खाली ए आ रहा है, ए, इसके अलावा कोई अक्षर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं तो पी कहिएगा तो प और ई दोनों आ, ठीक है, प और ई दोनों आ जाए तो पी आ गया। ठीक है, तो ये जो हम लोग मूल भौतिक राशि नहीं कहेंगे। तो मूल भौतिक स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ववेल्स टाइप का होता है, स्वतंत्र होता है, दूसरे पर निर्भर। ठीक है, बात यहाँ है, यह जो स्वतंत्र होती है अर्थात अन्य राशियों पर निर्भर को डायरेक्टली, जैसे अगर हम बोले कि ये हमें कहना और नाप, सोचिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए हम डायरेक्ट कहते हैं, हमको पड़ेगा चौड़ाई नापना का,
और गुण तब क्षेत्र मूल नहीं है। मूल भौतिक राशि वो है जिसको आप डायरेक्ट माप सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट माप सकते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, दूसरे पर निर्भर नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं मूल भौतिक राशि। और जो दूसरे पर निर्भर करेगा उसको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक है। तो वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं उन्हीं से मिलकर बनती हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पड़े हो गए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई लेना पड़ेगा, चौड़ाई लेना पड़ेगा, गुना करेंगे तब क्षेत्रफल आएगा। तो क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ठीक है। तो वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनती हैं, उन पर निर्भर करती है, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। और इनको डायरेक्ट नहीं माप सकते, निर्भर करती है उसको मापना पड़ेगा, और फिर इस आधार पर उस राशि को हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। दोनों समझ गए कि मूल भौतिक राशि क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है, ठीक है। अब भौतिक राशि जो है ना, ये 7 गो है, ठीक है। सबसे पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान हम डायरेक्ट माप सकते हैं। समय है, धारा, उष्मागतिक ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये 7 जमान पर होना चाहिए। ये सातों राशि मूल भौतिक राशि है। एक आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत है। अभी जस्ट पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, लेकिन अचानक से इंटरनेट का कनेक्शन कट जाने के कारण मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो इसके पहले मैंने फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का पहला लेक्चर के बारे में, साइंस के बारे में ये मैंने बताया है। अब आगे हम लोग उसके आगे की कहानी को समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिजिक्स का, देखिए आज का जो समय है, आज के समय में जो मनुष्य है, तकनीकी मनुष्य है, ठीक है। हर एक आदमी जो है तकनीकी मनुष्य में, जब धरती पर मनुष्य आया, ठीक है, आज से धरती पर मनुष्य आया, तो मनुष्य मुख्यतः क्या था, शिकारी, ठीक है, शिकारी मन, शिकारी मानव था। फिर डेवलपमेंट हुआ, कृषि की खोज हुई, उस औद्योगिक क्रांति हुई 18वीं 16वीं 17वीं सदी में। तो मनुष्य जो है औद्योगिक में बदल गया, ठीक है। और आज के समय संचार के क्षेत्र जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, उसके चलते आज के मनुष्य को तकनीकी मानव कहा जा रहा है, ठीक है। मानव से हम कन्वर्ट हुए हैं मनुष्य के भौतिकी का बहुत बड़ा देन है, ठीक है। फिजिक्स की फिजिक्स नहीं होता या भौतिकी नहीं, तो आज जो इतना हमको दिखाई दे रहा है, जो अलग अलग प्रकार की मशीन जो हर एक क्षेत्र में प्रयोग दिखाई दे रही है, ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है। तो आज के मनुष्य बना फिजिक्स का अहम योग है। अब देखिए फिजिक्स का योगदान अगर हम देखें रसायन के क्षेत्र में, के क्षेत्र में आप जानते हैं कि रसायन में हम लोग हैं, ठीक है,
उस अध्ययन के आधार पर बहुत सारे उर्वरक बनाई जाती है। ठीक है, तो इनके लिए जो मशीनें प्रयोग होती हैं, उन मशीनों का डेवलपमेंट फिजिक्स दिन है। तो रसायन विज्ञान को पूरी तरह विकसित करने अहम रोल है। इसके अलावा देखिए, रसायन विज्ञान में जो भी नियम और सिद्धांत है, उसको भी करने में फिजिक्स का रोल है। जानते होंगे रसायन होता है फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री सूत्र आते हैं, जो भी फॉर्मूला आता है वो सभी भौतिकी के नियमों से परिभाषित है। ठीक है, जैसे आप रदा पढ़े होंगे या जे जे पढ़े, ये सभी लोग क्या थे, विज्ञान। इन्होंने के क्षेत्र खोज की, लेकिन आज इनकी उपयोगिता होने के कारण केमिस्ट्री में भी समान रूप से, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में। तो जीव विज्ञान में भी इसका योग है। क्यों? ये जीव विज्ञान में कहता क्या है, चिकित्सा आता है, ठीक है, चिकित्सा आता है जिसके अंतर्गत हम लोग बॉडी करते हैं। तो बॉडी करने के लिए जो मशीनें बनाई गई है, जैसे एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, डायग्नोस्टिक करने के लिए अलग अलग प्रकार की मशीनें होती हैं। ठीक है, या रोगों का इलाज करने के लिए जो विकिरण थेरेपी एक मशीन होती है, तो मुख्यतः आपके पूरे शरीर में कहाँ क्या फॉल्ट है उसकी जांच करने के लिए प्रयोग होती है। ये चीजें फिजिक्स का ही देन है। तो फिजिक्स ने जीव विज्ञान को भी बहुत अधिक डेवलप किया है। अगर आविष्कार नहीं किया जाता, जो है रोग का पता नहीं लगा पाते हैं। जब रोग तो फिर उसका इलाज भी इम्पॉसिबल था। ठीक है, इसी तरह के क्षेत्र में हम समझने की अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड में जो भी तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह उपग्रह हैं, उन सबका अध्ययन करने के लिए ड्रोन्स का प्रयोग करते हैं, छोटे लेवल के होते हैं। तो जो भी सैटेलाइट है या टेलीस्कोप है, अलग अलग प्रकार के, इन सब का विकास जो है भौतिकी का ही